तो जी कल की क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, अगर मैं ठीक नहीं कह रहा तो मेरी करेक्शन कर दीजिएगा। हमने डिस्कस किया था इस बात को कि कंसंट्रेशन पर का क्या इफेक्ट होता है ई वैल्यू पर, और फिर मैंने आपको ये बताया था कि आप ई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो क्वालिटेटिवली हमने डिस्कस किया था कि अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो फिर ई वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा फिर हमने नर्स इक्वेशन पढ़ी जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन हम कैसे ये प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे करेंगे तो फिर कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था ये बताइए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तक पढ़ा है। अच्छा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तक पढ़ा है हमने। इसका मतलब ये है कि हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हमने नहीं पढ़ा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी थी। अच्छा जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमने स्टार्ट कर दिया था अच्छा जी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन आप कह रहे हैं रिपीट करवा दूं, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन ये आपके सामने है। हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की फॉर्मेशन में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सबसे पहले आप प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड लेते हैं एज एन इलेक्ट्रोड। इसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन गैस जो है उसका आप इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, बिकॉज वो गैस है एक तो, और दूसरी बात यह है कि वो करंट कंडक्ट नहीं कर सकता। तो आपको इलेक्ट्रॉन कैरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर कोई मेटल चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचाए। तो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, अरे भाई आप लोग, एक तो अगर आप लोग मुझे अपना माइक अनम्यूट करके पूछ लिया करे क्वेश्चन तो ज्यादा आसानी होती है। मुझे समझ ही नहीं आता, मैं मैसेज खोल के पढूं तो उतनी देर में क्लास का टाइम आगे बढ़ जाता है। जी, प्लाटिनियम इनर्ट इलेक्ट्रोड है क्योंकि प्लाटिनियम कैन नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द हाफ सेल। उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो जस्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे यूज होता है, और वो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड यानी फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल, या दूसरे हाफ सेल से आने वाले इलेक्ट्रॉन को पहले वाले हाफ सेल में पहुंचाता है। तो बेसिकली उसका काम जस्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर है। दूसरी चीज ये है कि हम प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड को जो है वो सराउंड करते हैं, कवर करते हैं इनटू अ ग्लास ट्यूब। एक ग्लास का कंटेनर है समझ लीजिए, और उस ग्लास के कंटेनर के अंदर प्लाटिनियम मेटल जो है वो प्लेस किया गया है, और फिर उस प्लाटिनियम, ये प्लाटिनियम है, इस प्लाटिनियम को एक ग्लास वेसल के अंदर इनक्लोज किया गया है, और उस ग्लास वेसल के अंदर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, हाइड्रोजन गैस क्या करती है कि हाइड्रोजन गैस प्लाटिनियम के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाती है। ये वाली बात यहाँ लिखी हुई है कि हाइड्रोजन गैस इज एडजॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ प्लाटिनियम। और जब हाइड्रोजन गैस प्लाटिनियम के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो प्लाटिनियम के पूरा सराउंड कर लिया हाइड्रोजन गैस ने,
हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल प्लाटिनियम के सरफेस से चिपक गए और अब वो इलेक्ट्रोड प्लाटिनियम का नहीं रहा, नाउ इट बिहेव्स एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बिकॉज अब प्लाटिनियम एक्सपोज नहीं है बल्कि हाइड्रोजन गैस एक्सपोज्ड है सॉल्यूशन के साथ, बिकॉज हाइड्रोजन गैस आप कंटिन्यूअसली प्रेशर के साथ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आपने उसको मेंटेन किया हुआ। तो जो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो रही है एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, और वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रही है। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो स्टैंडर्ड जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम वाला, इसको प्लेस किया जाता है इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इज मेंटेन्ड एट 1 मोल पर डीएम क्यूब। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोल पर डीएम क्यूब मेंटेन नहीं करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं बनेगा। स्टैंडर्ड के लिए कॉन्सेंट्रेशन का 1 मोल पर डीएम क्यूब होना और जो प्रेशर है उसका 1 एटमॉस्फेयर होना जरूरी है। प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर और उसके साथ साथ जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन शुड बी 1 मोल पर डीएम क्यूब। तो ये जो कंप्लीट हाफ सेल मैंने आपको बताया है इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि आप डेटा बुकलेट निकालिएगा और डेटा बुकलेट से आपको वैल्यूज पिक करनी है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि डेटा बुकलेट में सारी की सारी वैल्यूज जो आपको गिवन है या जो इक्वेशंस गिवन है डेटा बुकलेट में, ऑल इक्वेशंस आर रिलेटेड टू रिडक्शन, ऑल इक्वेशंस आर गिवन इन टर्म ऑफ रिडक्शन। तो तमाम की तमाम इक्वेशन रिडक्शन की टर्म में गिवन है, और जब ये इक्वेशन रिडक्शन की टर्म में गिवन है तो देखिए एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दी गई है। ऑल्दो के आपको पता है कि हर कंपाउंड, हर सब्सटेंस, हर एलिमेंट में ना तो रिड्यूस होने की इक्वल एबिलिटी होती है, ना इक्वल एबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन होती है। इसी तरह से कुछ कंपाउंड ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं, कुछ रिड्यूस होना पसंद करते हैं, लेकिन हमने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक जैसे कॉन्सेप्ट के लिए क्या किया है, तमाम इक्वेशंस को डेटा बुकलेट में इन टर्म ऑफ रिडक्शन शो किया है। लेकिन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हैं वो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइंस के साथ नजर आएंगे। अगर आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू डेटा बुकलेट में ये इंडिकेट करती है कि दिस रिएक्शन इज फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस रिएक्शन इज फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने का मतलब ये है कि रिडक्शन इज फेवरेबल। तो अगर ई नॉट का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ई नॉट साइन जो है इट फेवर्स रिडक्शन। फेवर्स रिडक्शन का मतलब ये है कि रिएक्शन इज फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इज फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और दूसरी बात यह कि अगर आप जिंक की वैल्यू देखें ई नॉट की डेटा बुकलेट में, इक्वेशन आपको रिडक्शन की टर्म में लिखी हुई नजर आ रही है, लेकिन ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब यह है कि दिस रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रिडक्शन की टर्म में ये फेवरेबल नहीं है। सो दैट मीन्स कि अगर आपका साइन ई नॉट का नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन ऑफ ई नॉट का मतलब ये होता है कि रिएक्शन इज फेवरेबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव ई नॉट का मतलब है फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव ई नॉट का मतलब ये है कि रिएक्शन इज फेवरेबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगा तो फिर उस सूरत में ऑक्सीडेशन इज फेवरेबल। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव ई नॉट फेवर्स रिडक्शन एंड नेगेटिव ई नॉट जो है वो फेवर्स ऑक्सीडेशन। लेकिन एक बात ये जहन में रखिएगा कि ये कंपैरेटिव बात हो रही है। अगर फर्ज कीजिए कि दो इलेक्ट्रोड को आपने मिलाया और दोनों की ई नॉट वैल्यू डेटा बुकलेट में पॉजिटिव है, तो मोर पॉजिटिव वाला रिड्यूस होगा, लेस पॉजिटिव वाला ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरह से अगर जो है
वो ई नॉट वैल्यू दोनों की नेगेटिव है। जिन दो इलेक्ट्रॉन्स को आपने कनेक्ट किया दोनों की ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव ई नॉट का मतलब ये है कि फिर वो जो मोर नेगेटिव वाला होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और लेस नेगेटिव वाला रिड्यूस होगा। तो ये आपको ई नॉट की वैल्यूज के कंपैरिजन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सब्सटेंस के अंदर रिडक्शन की ज्यादा एबिलिटी है या किस सब्सटेंस के अंदर रिलेटिवली ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज्यादा है। तो ये आपको डेटा बुकलेट से जो ई नॉट वैल्यूज हैं उनको देखकर पता चलेगा। तो होपफुली आपको यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले रेज कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। राइट। अब हम जो अगली बात करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। मैंने आपको बताया था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल हाफ सेल, और इसी वजह से आपको मैंने कहा था कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया है, जिसका काम यह है कि हम उसको एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू वाज एज्यूम टू बी 0। तो जब आप एक इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है वो लेंगे, और दूसरा इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे, और जब आप दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करेंगे तो बिकॉज ऑफ जीरो वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब आपके वोल्ट मीटर पर जो भी वैल्यू डिस्प्ले होगी इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। तो इसलिए ये बड़ा आसान हो गया कि आपको जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, एक इलेक्ट्रोड उसका ले लें, दूसरा इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लें। अब वोल्ट मीटर पर जो भी वैल्यू डिस्प्ले होगी वो होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गिवन इलेक्ट्रोड या टेकन इलेक्ट्रोड। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, जिस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, आप उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसकी वैल्यू 0 है, तो अब वोल्ट मीटर पर जो भी वैल्यू आएगी वो ड्यू टू अदर इलेक्ट्रोड आएगी, एंड अदर इलेक्ट्रोड इज जो भी आपने लिया हुआ है जिसका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। नाउ हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसकी इक्वेशन वगैरह कैसे लिखेंगे, ये नेक्स्ट हम इस डिटेल की तरफ जाएंगे। सबसे पहला केस ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, केस 1 मैंने लिया है कि व्हेन मेटल इज डिप्ड इन मेटल आयन, यानी एग्जामिनर आपको कहता है कि भाई इस वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। या वो कहता है कि सेल डायग्राम बना के शो करो कि आप इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करोगे। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे मेजर करोगे,
होता है 1 मोल पर डीएम क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना इसलिए जरूरी होता है, पानी भी पिला देना, कि अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रखेंगे तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड नहीं होगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि व्हेन एनी मेजरमेंट इज डन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड concentration ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल पर डीएम क्यूब। अगर आप इन कंडीशंस में मेजरमेंट करेंगे तो वो स्टैंडर्ड की डेफिनेशन को पूरा करता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो फिर वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा, वो सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। बहरहाल हमने कॉपर मेटल को कॉपर आयन के सॉल्यूशन में डिप किया है और तो उसको फिर वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया, और फिर वोल्ट मीटर के साथ जो सेकंड इलेक्ट्रोड लगेगा वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसकी डायग्राम में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर यहां रिकॉल कर रहे हैं। प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड immersed या enclosed in a glass vessel, और इस ग्लास वेसल के अंदर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये ग्लास वेसल हमने प्लेस किया है इन द सॉल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एक्वस, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब है। ये दो हाफ सेल्स को हमने मिला दिया और फिर उसके बाद इन दोनों हाफ सेल्स के अंदर एक सॉल्ट ब्रिज लगता है। सॉल्ट ब्रिज पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सॉल्ट ब्रिज का काम ये है कि ये दोनों हाफ सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को बैलेंस रखता है by providing positive and negative ions in the two half cell as per requirement। तो जिस जगह पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वहां ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, और जहां पर पॉजिटिव चार्ज कम होता है वहां ये पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ठीक है जी, होपफुली रिकॉल हो गई होगी ये बात। इस डायग्राम को हम सेल डायग्राम कहते हैं। अच्छा, अब देखिए मसला ये है कि हम प्रैक्टिकली ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। अब जब आप इन दोनों इलेक्ट्रोड को, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो जब आप इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते तो वोल्ट मीटर पर जो भी वैल्यू डिस्प्ले होती वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड होता। बट प्रॉब्लम ये है कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली नहीं कर रहे और हमें पेपर के अंदर भी इसको थ्योरेटिकली समझना है बात को। तो अब मैंने डेटा बुकलेट यूज की इसके लिए, और डेटा बुकलेट से मैंने कॉपर की इक्वेशन फाइंड आउट की जिसमें कॉपर 2 कन्वर्ट्स इनटू कॉपर, और डेटा बुकलेट में इसकी ई नॉट वैल्यू गिवन है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है 0.34 वोल्ट पॉजिटिव, और हाइड्रोजन की जो डेटा बुकलेट में इक्वेशन गिवन है कि हाइड्रोजन +2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, और ये दोनों इक्वेशन आप देख रहे हैं कि रिडक्शन की टर्म में गिवन है। डेटा बुकलेट से जब भी आप इक्वेशन पिक करेंगे हमेशा आपको रिडक्शन की टर्म में ही इक्वेशन मिलेंगी। अब आपने इन दोनों हाफ सेल्स को आपस में जो कनेक्ट किया है, एक पॉजिटिव है और एक जीरो है। तो अभी मैंने आपको कहा था कि मोर पॉजिटिव वाला रिड्यूस होता है, लेस पॉजिटिव वाला ऑक्सीडाइज होता है। तो इनकी ई नॉट वैल्यूज देखकर हम ये बता सकते हैं कि कॉपर वाले इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगा। जितनी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी, जब भी आप दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो मोर पॉजिटिव वाला रिड्यूस होगा, लेस पॉजिटिव वाला ऑक्सीडाइज। अब हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यह है कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो वोल्ट मीटर पर जो वैल्यू आएगी वो 0.34 वोल्ट आएगी। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि सेल रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, कि एक्चुअली सेल में रिएक्शन क्या होगा जब आप इन दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करेंगे। जब आप इन दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो आपने डिसाइड कर लिया इन टर्म ऑफ ई नॉट वैल्यूज कि कॉपर आयन विल रिड्यूस टू फॉर्म कॉपर, तो वही मैंने लिखा है
कि कॉपर आयन रिड्यूस टू फॉर्म कॉपर मेटल, जबकि आपने डिसाइड किया कि हाइड्रोजन विल ऑक्सीडाइज। तो जिसके बारे में आप डिसाइड करेंगे कि वो ऑक्सीडाइज होगा, तो आप उसकी इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे। डेटा बुकलेट में जितनी भी इक्वेशंस हैं वो रिडक्शन की टर्म में गिवन है, कोई भी इक्वेशन ऑक्सीडेशन की टर्म में गिवन नहीं होती। तो जब आपको सेल रिएक्शन लिखना होता है तो आप पहले ये फैसला करते हैं कि कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो जो रिड्यूस होगा वो इक्वेशन आप एज इट इज कॉपी करेंगे जो डेटा बुकलेट में लिखी हुई है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा उसकी इक्वेशन को आप रिवर्स कर देंगे। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा आप उसकी इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे। तो अब आपने जो है वो क्या करना है, आपने हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को रिवर्स कर दिया। रिवर्स जब आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर देते। तब आप देखिए हमने हाइड्रोजन को रिवर्स कर दिया इक्वेशन को, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे चले गए, यानी ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई ऑक्सीडेशन में। और फाइनली इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो गए, एंड दिस इज योर ओवरऑल सेल रिएक्शन। इन दोनों इक्वेशन को हमने सम अप किया कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस में जब आप हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड NH+। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन कहलाता है। तो आपको ये जो E0 की वैल्यूज हैं ये सिर्फ इस काम में इस्तेमाल नहीं होती कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आप इससे मेजर करते हैं, बल्कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हैं ये आपको बताती हैं कि कौन सा रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस तरह से होगा, क्या रिएक्ट करेंगे, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये सारी डिटेल हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। इस पर हम और बात करेंगे कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल होता है, कौन सा नहीं होता। और यहां तक अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो बताइए। अगली इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो है रिलेटेड टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी एग्जामिनर नॉर्मली पेपर के अंदर पूछता है कि या तो सेल डायग्राम बनवाता है और फिर उसके अंदर ये पूछता है, या फिर सेल डायग्राम बनी हुई होती है उसके अंदर आपको कहता है कि आप डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंशन करें। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जो करंट जनरेट करता है, जो करंट प्रोड्यूस करता है। और करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस करना, और इलेक्ट्रॉन लॉस जो होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। So basically in electrochemical cell, the direction of flow of electron should be from oxidation to reduction. Direction of flow of electron जो है वो हमेशा ऑक्सीडेशन की तरफ होती है। It should be from oxidation to reduction, क्योंकि ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाकी सेल के अंदर फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो हमेशा ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन होगा। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन होगा, और जिस टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन होती है वो नेगेटिव और जिस टर्मिनल पे रिडक्शन होती है वो पॉजिटिव होता है। सम टाइम एग्जामिनर आपको कहता है कि यू हैव टू मेंशन पोलैरिटी ऑफ द टू हाफ सेल्स। आप दोनों हाफ सेल की पोलैरिटी शो करें, यानी कि उनके चार्जेस शो करें। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन होगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और वही हमारी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें करंट चाहिए और करंट जो हमें मिलेगा वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होंगे वो ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होंगे।
रिडक्शन में तो इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है। तो चूंकि ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये वोल्टेज जनरेट कर रहा है, लिहाजा यहाँ पर जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो ऑक्सीडेशन होगी। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगी वो इलेक्ट्रोड नेगेटिव, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी वो पॉजिटिव होगा। और यही चीज अब आप देखिए ऊपर डायग्राम में मैंने मेंशन की है। वोल्ट मीटर के ऊपर हम एरो लगाते हैं और वो एरो की डायरेक्शन हमेशा ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन होती है। अगर अब आप देखें अभी, तो हमने डिसाइड किया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन टू कॉपर एरो की डायरेक्शन ऑफ एरो जो है वो हाइड्रोजन टू कॉपर हो रहा है। और जिस जगह पर ऑक्सीडेशन होती है वो इलेक्ट्रोड नेगेटिव, और जिस जगह पर रिडक्शन होती है वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो ये आपके सामने इलेक्ट्रोड टर्मिनल भी आपको नजर आ रहा है। पोलैरिटी ऑफ टू हाफ सेल, ये है बेटा कंप्लीट सेल डायग्राम। और ये है डिस्कशन कि हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड containing metal dipped in metal ion solution। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हमारा अगला जो टारगेट है वो ये है कि हम हाउ टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक जिंक कपल। ये भी वही है सेम। जिंक जिंक कपल में क्या है देखो, जिंक आइन, और जिंक आइन स्लैश के साथ लिखा हुआ है जिंक, इसका मतलब है जिंक मेटल। तो जिंक मेटल डिप्ड इन जिंक आइन सॉल्यूशन, तो इसका इलेक्ट्रोड भी वैसे ही बनेगा जैसे पिछली एग्जांपल में हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था और उसको कॉपर आयन के सॉल्यूशन में डिप किया था। तो अब कॉपर की जगह हम जिंक का इलेक्ट्रोड लेंगे और उसको जिंक आयन के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, और इसे हम कनेक्ट करेंगे विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो उसी तरह बनेगा। और उसी तरह सॉल्ट ब्रिज, उसी तरह वोल्ट मीटर, पूरी डायग्राम आप देखें सेल डायग्राम उसी तरह की है। कॉपर की जगह हमने जिंक इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया है और कॉपर आयन की जगह जिंक आयन इस्तेमाल किया है। फिर डेटा बुकलेट से आपने दो इक्वेशंस पिक की, एक जिंक की जिसकी ई नॉट वैल्यू -0.76 है, और एक हाइड्रोजन की जिसकी ई नॉट वैल्यू 0 है। और आपको मैं ये बात बता चुका हूं कि अगर ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है तो इट फेवर्स ऑक्सीडेशन। तो जब आप इन दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करेंगे, यानी जिंक के हाफ सेल को आप कनेक्ट करेंगे हाइड्रोजन के हाफ सेल के साथ, तो जिंक की ई नॉट वैल्यू नेगेटिव और हाइड्रोजन 0 है, तो नेगेटिव ई नॉट का मतलब यह है कि जिंक विल ऑक्सीडाइज। और अगर जिंक ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि जिंक में अगर ऑक्सीडेशन होगा, तो फिर अल्टीमेटली हाइड्रोजन जो है उसमें रिडक्शन होगा। जिंक अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। ये आपके सामने इक्वेशन है, और मैं बता चुका हूं कि जो ऑक्सीडेशन होता है, जिस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन होता है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे जिंक वाली इक्वेशन को रिवर्स कर दिया और हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को एज इट इज रहने दिया, क्योंकि इस मर्तबा हाइड्रोजन में रिडक्शन हो रही है। और जब आप इन दोनों इक्वेशन को सम करेंगे तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन होता है। अब आप देखें एरो मैंने कहां बनाया है, ये एरो जो है वो जिंक से हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस केस में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगी वो नेगेटिव, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी वो पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोड के जो टर्मिनल्स हैं इनके चार्जेस भी आपको मालूम होने चाहिए।
जिस इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीडेशन होगी वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जहां रिडक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। This is how to find out standard electrode potential of any electrode having metal dipped in metal ion solution. अब ये क्रोमियम dipped in chromium ion solution, या lead dipped in lead ion solution, या magnesium dipped in magnesium ion solution, या calcium dipped in calcium ion solution, ये तमाम केसेस के लिए वैलिड है। बस इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करेगा और आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, एंड व्हाट विल बी द ओवरऑल इक्वेशन। ठीक है जी, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम केस 2 की तरफ आते हैं। केस भाई ई वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, मैं समझ में नहीं आया, कौन सी ई वैल्यू की आप बात कर रहे हैं? साद रशीद? सर मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव। थे? जी सर था, बस एक कंफ्यूजन है छोटी सी कि जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो ऑक्सीडेशन होती है, और जब पॉजिटिव होती है तो रिडक्शन होती है। वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। बस यही याद रखना है। हाँ बस ठीक है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी चांसेस ऑफ रिडक्शन इंक्रीज होते जाएंगे, और जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीज होते जाएंगे। जब भी आप दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो मोर पॉजिटिव वाला रिड्यूस होता है, लेस पॉजिटिव वाला ऑक्सीडाइज होता है। अच्छा जी, अब केस नंबर 2 जो है, अगर फर्ज करें कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। अभी तो हम कर रहे थे मेटल डिप्ड इन मेटल आयन। अब फर्ज करें कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है नॉन मेटल डिप्ड इन नॉन मेटल आयन सॉल्यूशन। मेटल और मेटल आयन का कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं उसका तरीका बता दिया, हाफ शेल कैसे बनेगा वो बता दिया। अब नेक्स्ट में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर एग्जामिनर कहता है कि आप किसी नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें, जैसे क्लोरीन डिप्ड इन क्लोराइड आयन सॉल्यूशन, या ऑक्सीजन डिप्ड इन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, या ब्रोमीन is dipped in bromide ion solution। ये जो मैंने एग्जांपल्स यहां मेंशन की हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं, ये एग्जांपल्स dipped in non-metal ion solution। When non-metal dipped in non-metal ion solution, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का तरीका भी वही होगा जो हमने पिछले वाली एग्जांपल में किया था, यानी एक तरफ हम उस नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे, हाफ सेल लेंगे, और दूसरी तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर मैं पहली एग्जांपल ले रहा हूं कि क्लोरीन टू क्लोराइड, यानी क्लोरीन गैस इज डिप्ड इन क्लोराइड आयन सॉल्यूशन। हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक हाफ सेल जो हमारा होगा वो क्लोरीन का होगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, और नॉन मेटल में भी गैस है, और मैं आपको बता चुका हूं कि जिस तरह हम हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, इस तरह आप किसी भी गैस का इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी गैस का इलेक्ट्रोड बनाना हो तो बिल्कुल सेम डायग्राम होगी जो हाइड्रोजन गैस की डायग्राम। यानी आपने एक इलेक्ट्रोड लिया प्लैटिनियम, जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसे आपने इनक्लोज किया
in a container, glass vessel, और इस ग्लास वेसल में आपने क्लोरीन गैस पास की at 1 atm प्रेशर। उसके बाद इस इलेक्ट्रोड को आपने डिप कर दिया इनटू a solution of chloride ion aqueous, और क्लोराइड आयन एक्वस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोल पर डीएम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन जो है वो 1 मोल पर डीएम क्यूब। नेक्स्ट आपने इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया विद वोल्ट मीटर, और अब वोल्ट मीटर जो है उसे आप कनेक्ट करेंगे उसी तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तरह से हाइड्रोजन गैस इंसर्ट करेंगे एट 1 atm प्रेशर, और ये प्लैटिनियम इनर्ट इलेक्ट्रोड, और इसे आप डिप कर देंगे इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, और इसकी कंसंट्रेशन आप लेंगे 1 मोल पर डीएम क्यूब। और उसके बाद आप इन दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट कर देंगे थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। ये सेल डायग्राम है कि हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन डिप्ड इन क्लोराइड आयन सॉल्यूशन, यानी कि नॉन मेटल डिप्ड इन नॉन मेटल आयन सॉल्यूशन। और इस केस में भी हमने जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया है वो हमेशा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, और चूंकि इसकी वैल्यू 0 है इसलिए जो वोल्ट मीटर पर वैल्यू डिस्प्ले होगी, जो भी वैल्यू डिस्प्ले होगी वो होगी ड्यू टू दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आप डेटा बुकलेट से जब इक्वेशन पिक करेंगे, डेटा बुकलेट से आप इक्वेशन ये पिक करेंगे कि क्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन, और इसकी ई नॉट वैल्यू प्लस 1.34 वोल्ट है। 34 है 36 है, अगर कोई चेक कर ले। जी, क्या वैल्यू है? वन 1.36। ओके, तो 1.36 जो है ये इसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू है। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, और इसकी ई नॉट वैल्यू जो है वो 0 वोल्ट। अब आपको फैसला करना है कि कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो एज यूजुअल मोर पॉजिटिव वाला रिड्यूस होता है, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन वाले में रिडक्शन होगी और हाइड्रोजन वाले में ऑक्सीडेशन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब आप सेल रिएक्शन लिखेंगे, क्लोरीन वाली इक्वेशन तो आप एज इट इज लिखेंगे कि क्लोरीन विल टर्न टू क्लोराइड आयन, लेकिन हाइड्रोजन वाली इक्वेशन जो है वो आप रिवर्स कर देंगे कि हाइड्रोजन विल टर्न टू H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर उसके बाद अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन
to form 2H positive plus 2Cl negative. ये ओवरऑल आपका सेल रिएक्शन। मोर पॉजिटिव वाला रिड्यूस होता है, लेस पॉजिटिव वाला उसके कंपैरिजन में ऑक्सीडाइज होता है। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन होती है, यानी ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन का मतलब ये है कि इस केस में हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ होगी, क्योंकि क्लोरीन रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो टर्मिनल नेगेटिव होता है और जो रिड्यूस होता है वो टर्मिनल पॉजिटिव। ये ओवरऑल सेल डायग्राम, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोलैरिटी ऑफ टू हाफ सेल्स, और इसके बाद मैंने आपको ओवरऑल इक्वेशन बता दी। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और जिन लोगों को नहीं है वो जरा आपको ट्राई करें कि अगर आपको ब्रोमीन डिप्ड इन ब्रोमाइड आयन सॉल्यूशन, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो ट्राई टू ड्रॉ सेल डायग्राम फॉर दिस केस। ब्रोमीन के केस में आप इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे, ये एक क्वेश्चन है जो आपके जहन में होना चाहिए क्लियर। अब ब्रोमीन के केस में जिन लोगों ने इलेक्ट्रोड वैसे ही सोचा जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रोड है, तो उन्होंने गलती की है। उसकी वजह यह है कि क्लोरीन तो गैस होती है रूम टेम्परेचर पर, इसलिए क्लोरीन को गैस की वजह से ग्लास वेसल के अंदर इनक्लोज करना पड़ता है। लेकिन ब्रोमीन इज नॉट अ गैस एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और ब्रोमीन अगर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है तो फिर सवाल ये है कि उसका इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा। उसी तरह से कंटेनर लेंगे, इस केस में भी आपको प्लाटिनियम एज इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि ब्रोमीन गुड कंडक्टर तो नहीं है, वो तो नॉन मेटल है।
तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉड तो नहीं बन सकता। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर के लिए, इलेक्ट्रॉन कैरी करने के लिए आपको प्लैटिनियम ही चाहिए, बिकॉज इट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, आप इस प्लैटिनियम इलेक्ट्रॉड को डिप करेंगे in an aqueous solution of bromine and bromide ion। आप इसे ब्रोमीन और ब्रोमाइड आयन के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करेंगे। जब आप इसे ब्रोमीन और ब्रोमाइड आयन के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करनी होगी 1 मोल पर डीएम क्यूब ईच। यहां पर क्लोरीन चूंकि गैस नहीं है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, सॉरी क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है। तो ब्रोमीन लिक्विड हो या फिर हो सकता है आपको आयोडीन के साथ एग्जामिनर दे दे, उसमें भी यही करेंगे कि आयोडीन को डिसॉल्व करेंगे आयोडाइड आयन के सॉल्यूशन के अंदर और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन एट 1 मोल पर डीएम क्यूब ईच, ताकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आइडेंटिफाई हो। और फिर आप इसे कनेक्ट करेंगे उसी तरह थ्रू वोल्ट मीटर, और फिर वोल्ट मीटर को आप जो है वो यहां आप हाइड्रोजन गैस पास करेंगे एट 1 atm प्रेशर। ये इलेक्ट्रोड प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड है और इसे आप डिप करेंगे इन H पॉजिटिव आयन एक्वस और इसकी कॉन्सेंट्रेशन इज मेंटेन एट 1 मोल पर डीएम। और फिर उसी तरह से इसे सॉल्ट ब्रिज इन दोनों के दरमियान, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, ताकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस मेंटेन रहे इन द टू हाफ। दिस इज अ सेल डायग्राम शोइंग how to measure standard electrode potential of bromine dipped in bromide ion solution। तो यहां पर भी आपका जो इलेक्ट्रोड होगा वो प्लैटिनियम होगा, क्योंकि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है एंड इट कैन नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब अगर आप डेटा बुकलेट से इसकी इक्वेशन पिक करेंगे तो डेटा बुकलेट से इक्वेशन में 2 ब्रोमाइड और इसकी ई नॉट वैल्यू प्लस 1.07 वोल्ट, और हाइड्रोजन की जब आप पिक करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन और इसकी ई नॉट वैल्यू 0 वोल्ट। ब्रोमीन इलेक्ट्रोड जो है उसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड लेना है और उस प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड में 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर डालें। एक ब्रोमीन एक्वस यानी ब्रोमीन का सॉल्यूशन वाटर में बनाएंगे और एक ब्रोमाइड आयन का सॉल्यूशन NaBr या KBr, कोई भी ब्रोमाइड आयन का सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे एक ही कंटेनर के अंदर और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब ईच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि आयोडीन आयोडाइड का आप निकालें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, उसमें भी आप प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड लेंगे और फिर ब्रोमीन एक्वस की जगह वहां पर आयोडीन एक्वस यूज करेंगे और आयोडीन एक्वस को आप मिक्स करेंगे विद आयोडाइड आयन सॉल्यूशन एंड अगेन कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोल पर डीएम क्यूब ईच। कॉन्सेंट्रेशन जो है आप 1 मोल पर डीएम क्यूब ईच रखें। होपफुली आपको बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब इस केस में भी वही देखिए नजर आ रहा है मोर पॉजिटिव वैल्यू, तो ब्रोमीन वाला इलेक्ट्रोड रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होगा।
अब आप जब ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें ब्रोमीन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ब्रोमाइड, तो ब्रोमीन विल रिड्यूस and hydrogen will oxidize. Net equation will be electron से cancel out हो जाएंगे, तो bromine plus hydrogen form 2H positive plus 2Br negative. ये है overall equation. ठीक है जी, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगर इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो पूछ लीजिए। इसको आपने इसको रिवाइज करना है, इसको पढ़ना है आपने, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो अगली क्लास में मुझसे डिस्कस करना है। अभी इसका एक केस बाकी है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल जो है वो इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ठीक है जी, तो अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में मजीद इसको डिस्कस करेंगे।